तो जैसा कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि फाइनली वो दिन आ चुका था जब यन घूरिलम से वापस पोलिंग स्टॉपियन जा रहा था और इसी के साथ बाकी की एशियन क्रेन के लोग भी जा रहे थे और वहीं पे जियान सभी से अलविदा बोल रहा होता तभी उसके पास आ जाता है याओ क्रेन का याओ जिंजी जैसे जियान बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इस वजह से आड़े टेढ़ी मुंह बनाती हुई बोलता है क्या हुआ। और वहीं पे जब याओ जिंजी जियान का इस तरीके का बिहेवियर देखकर तो उसे भी जियान के ऊपर काफी तो गुस्सा आता है, मगर वो अभी के लिए जियान के सामने बदमाशी नहीं कर सकता है क्योंकि वो भी अभी के लिए जियान की स्ट्रेंथ को बहुत ही अच्छे से समझता है। इस वजह से हाथापाई की बात आगे तो जियान मार मार के भूत बना देगा। इसी वजह से वो अपने गुस्से को पी जाता और अपनी स्पेस ट्रेन को टच करता और इसके अंदर से एक जेट टोकन को बाहर निकाल लेता है और तुरंत ही उसे जियान को दे देता है। जिसे देख के जियान बोलता है आखिर ये क्या है। जिस उनके याओजन से वो था कि हमारे याओ क्लैन की सेरेमनी का टोकन है जिसकी वैल्यू तुम अभी के लिए तो नहीं समझते मगर तुम अभी के लिए इसे रख लो क्योंकि तुम्हारे मास्टर इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि याओ क्लैन की सेरेमनी की क्या वैल्यू है। और इसी वजह से वो याओ क्लैन से कितनी भी नफरत करते हो मगर इस इनविटेशन को वो जरूर अपनाएंगे और वो डेफिनेटली याओ क्लैन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आएंगे। ये सुन के जो जियान था थोड़ी देर तक तो उसे देखता रहता और फिर उसे अपनी स्पेस ट्रेन के अंदर रख लेता और फिर ट्वीट करता और बोलता कि थैंक यू। ये देखे याओ जिंजे को ट्वीट करना पड़ता और फिर वो जियान से बोलता कि फ्यूचर में जब भी अब हमारी मुलाकात होगी तब मुझे मौका देना कि हम दोनों मिलकर एडमिनिस्ट्रेट एक कंपटीशन कर पाए क्योंकि यहाँ तो हमें कंपटीशन करने का मौका नहीं मिला। और इतना बोलने का तो वहाँ से चला जाता है। जियान इसी के बारे में सोचता रहता और बोलते कि अभी के लिए मुझे नहीं पता सेरेमनी कितनी ज्यादा इंपोर्टेंट है मगर फिर भी मुझे अच्छा बच्चा बनते हुए एक फर्ज बनता है कि मैं इसके बारे में मास्टर को बताऊं। अब वो अटेंड करना चाहते कि नहीं करना चाहते है तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। और इतना बोलने के बाद जो जियान तो पीछे मुड़ता और वहाँ पे खड़ी होती है यूनर जैसे देखकर जियान बोलता है यूनर अब टाइम आ चुका है हमें अलविदा बोलने का। जैसे की यूनर की चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलती कि अपना ध्यान रखना। और फिर जियान वहाँ से बोर्ड के ऊपर चला जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और जो पोर्ट होती है पोर्टल के अंदर एंटर कर जाते हैं जिस वजह से एक दूसरे को दिखना बंद हो जाते हैं। इस वजह से जियान का जो मुंह था वो लटक जाता है क्योंकि उसे आदत हो चुकी थी यूनर के साथ की। वहीं पे जो यूनर होती है वो भी काफी उदास हो जाती है और उसी बोमोल की तरफ देखती रहती है। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें ब्लू सीक्रेट सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ दिन बाद आसमान के अंदर एक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से काफी सारी बैटल शिप्स निकल आती है और उन पे जियान और बाकी के एशियन कैन के मेंबर होते हैं और उनको रिसीव करने के लिए गुकलैंड की काफी सारे मेंबर आए थे मगर जो जियान तो वो अपनी बिल्कुल भी खातिरदारी नहीं करवाता और तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है। तो गुकलैंड के मेंबर भी जियान को बिल्कुल भी भाव नहीं देते और उसे भी जाने देते। इस वजह से जियान कुछ ही पल के अंदर ही सीक्रेट सिटी से बाहर निकल आया था जिसके बाद वो एक गहरी सांस लेता और बोलते कि फाइनली मैं आजाद हो गया। भले गुरियम काफी ज्यादा अच्छी जगह है जहाँ पे एनर्जी काफी डेंस है मगर सेंट पेन की तो बात ही कुछ और है क्योंकि यहाँ पर मुझे मिलती आजादी लेकिन अभी के लिए मुझे जल्द से जल्द फॉलिंग स्टार के लिए निकलना चाहिए। और फिर अपनी स्पेस स्टेशन से मैप को बाहर निकालता और डायरेक्शन फाइंड करने के बाद तुरंत ही अपना एकदम छठवा गेट डालता और वहाँ से निकल जाता फॉलिंग स्टार के लिए। और ये जो जियान का सफर होता है वो केवल 5 दिन का होता और 5 दिन के अंदर ही जियान पहुंच जाता है फॉलिंग स्टार की टेरिटरी में। और जब वो वहाँ से फ्लाई करता तो उसे काफी सारी सिटीज और काफी सारे क्लैन और काफी सारी फैमिलीज मिलती है जहाँ पर काफी शांति होती है और साथ ही उसे काफी सारे पावरफुल और भी सेंस होते हैं जो की ऑलरेडी डाउजों के अंदर बेक्तू कर चुके होते हैं जिन्हें जियान सेंस करके बोलता है ये सब मेरे मास्टर की वजह से है क्योंकि उनका दबदबा पूरे सेंट्रल पेन के अंदर है। इस वजह से काफी सारे लोग ऐड हो चुके हैं मेरे फॉलिंग स्टार के अंदर और ये खुद अभी के इतने ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं कि अकेले बिन लाइटिंग पवेलियन को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन जियान का जो मेन टारगेट होता है वो फॉलिंग स्टार का मेन हेडक्वार्टर होता है। इस पर जियान किसी भी सिटी के अंदर नहीं होता है और ऐसे 4-5 घंटे और सफर करने के बाद फाइनली वो पहुंच जाता है फॉलिंग स्टार के हेडक्वार्टर के अंदर जहाँ पे उसे काफी सारे स्टूडेंट दिखाई देते हैं जो की अभी के लिए ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और यहाँ का जो माहौल होता है वो भी काफी शांत होता है और न ही उसे पूरी एरिया के अंदर एक फाइट दिखाई देती है। इस वजह से जियान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके दोस्त क्यों भगाए। यहाँ तो मामला एकदम ठंडा पड़ा है। और फिर जियान जेट टोकन का यूज करता और फिर एंटर कर जाता है स्टार रिलम के अंदर जहाँ पर उसे काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देती है जो की पहले नहीं हुआ करती थी। इस वजह से जो फॉरेन स्टॉपिंग तो वो और भी ग्रैंड लग रहा था पहले के कंपैरिजन में और साथ ही साथ उसे काफी सारे पावरफुल और भी सेंस हो रहे थे। चाहता वही भी जियान जैसी एंटर किया था तभी अचानक से जियान के सामने काफी सारे वही आ जाते और खड़े हो जाते हैं और बोलते अबे तू है कौन, डर से मुंह उठाए कहाँ चला जा रही है। मगर जो जियान था वो तो इसे बाप की जादू समझता था। इस वजह से वो नहीं रुकता उनके बोलने पर भी। इस वजह से सभी एडर बढ़ा देते और अपनी पावर का यूज करते और जियान के सामने एक बैरियर को बना देते हैं। मगर जो जियान था उसे बहुत ही आसानी से तोड़ देता और इसकी स्पीड और फास्ट हो जाती है। देख के एडर परेशान हो जाते और बोलते अबे ये है कौन आखिर में जो इतना पावरफुल है कि हमारे स्पेस को ऐसे तोड़ रहा है जैसे कि मजाक चल रही है। और ये पे जो जियान तो वो भी रुक जाता और एल्डर की तरफ देखता। जब एल्डर देखते ही तो लड़का है वो भी कल का पैदा हो तो वो भी काफी हैरान हो जाते मगर वो अभी के लिए सेंस कर पा रहे थे इस लड़की की बॉडी में से जो और बाहर निकल रहा है वो इतना ज्यादा खतरनाक है। क्लैन के अंदर कुछ ही लोग जो कि इतने पावरफुल और को रिलीज करते हैं। वे पिजन खड़े होकर आसपास के माहौल को देखता और बोलता है सच में आपका जो डिफेंस वो काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है। मास्टर ने यहाँ पे काफी तगड़े तगड़े बॉडी को खड़ा कर दिया है और पिजन की इन हरकतों की वजह से जो डिसाइवर अभी के लिए ट्रेनिंग कर रहे होते उनकी नजर भी आसमान के ऊपर चली जाती है और आपस में बातें कर लगती है आखिर ऐसा कौन आ गया जो कि एल्डर के रोकने पे भी नहीं रुक रहा है। और जो जियान होता जो कि अभी के लिए आसमान में खड़ा होता वो भी निराश होता और वो तैयारी तो करनी बेइज्जती होगी यार बस यहाँ से कहीं मुझे 7 महीने हुए मगर मुझे यहाँ पे कोई पहचान भी रहा है ये तो कन्वूर बेचती है। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ पुराने एल्डर आ जाते और जब वो जियान को देते तुरंत ही जियान को ब्रीथ करने लगते और बोलते हैं दुनिया से फिर आपका स्वागत है। और जब जियान वो गेस्ट एल्डर सुनते तो काफी हैरान हो जाते हैं और सारे डिसेबल काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि फॉलिंग स्टार के अंदर जियान नाम नहीं बल्कि
की एक ब्रांड है और उसकी इज्जत चीफ के बराबर की है। बस इन लोगों ने जियान को इसलिए नहीं पहचान पाया था क्योंकि ये जियान के आने के बाद यहाँ पर आए हैं और सेम डिसेबल की कंडीशन है, जहाँ पर जो लड़कियां होती है तो जियान की तरफ पंथी में डूबने लगती और बोलती यार क्या ही कमाल के लगते हैं जूनियर सेक्ट लीडर, एक बार जब भी मिर्जा मजे आ जाए। तभी दूसरी डिसेबल होती है, मैं पागल वागल हो गई क्या, वो सेक्ट मास्टर है, तुम जैसे को घास भी न डाले। तभी तीसरी लड़की बोलती कि मेरे यहाँ पे आने का मेन मोटिव तो हमारे मास्टर ही थे। तभी तीसरी लड़की बोलती कि मैंने तो फॉरेन स्टाफ इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि हमारे यंग मास्टर महान पिल गैदरिंग कंपटीशन के चैंपियन और एक लाइट टाउजुंग है और उनकी धड़क पंथी के तो क्या ही कहने, एकदम कतई जहर। अभी वो सभी डिफेंस सेंटर में से उनका जो लीडर होता है वो आगे आता और वो जियान को बीट करता और बोलता कि मुझे माफ कर देना। और वो जियान को इतनी ज्यादा इज्जत इसलिए दे रहा होता है क्योंकि वो भले ही टाउजुंग है मगर फिर वो अभी के लिए जियान की पावर को सेंस भी नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से उसे ऐसा लग रहा है कि जूनियर सेक्ट मास्टर पागल खोपड़ी का निकला तो वो मार मार के कनपट्टी लाल कर देगा। मगर जो जियान होता वो तो एक अच्छा बच्चा इस वजह से ग्रीट करता और फिर देखता फॉरेन स्टार पवेन को और बोलता कि आपका जो फॉरेन स्टार पवेन वो बहुत ही पावरफुल हो चुका है। अब यहाँ पर हुन क्लैन भी 100 बार सोचेगा हमला करने से पहले क्योंकि अभी के लिए जो हमारी स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस वन सेट और फ्लावर सेट के बराबर की हो चुकी है। और जियान ये सभी बातें बोल ही रहा होता तभी जियान के साइड का स्पेस फटता और उसके अंदर से निकल आते लेजेंडरी योलो, जिन्हें देखते हैं जो जियान होता उन्हें तुरंत ही ग्रीट करता और साथ ही पांकी के लोग भी होते वो ग्रीट करते हैं और साथ ही वो थोड़े से हैरान भी होते क्योंकि मास्टर योलो कभी भी बाहर नहीं निकलते थे। वो बहुत मिस्टीरियस थे, इस वजह से बहुत सारे लोगों ने तो मास्टर को देखा भी नहीं था, बस उन्होंने फोटो देखी थी या फिर उनके बारे में सुना था। लेकिन जैसे ही उनका चेल आया तुरंत ही उसे लेने के लिए बाहर निकल आए। लेकिन वहीं पे जो मास्टर थे जियान के करीब आते और जियान को अच्छे से सिटी स्कैन करते और बोलते जो तुम्हारी ट्रिप थी तुम्हारे लिए कब अच्छी रही है कि तुम केवल 7 महीने के अंदर डाउजिंग 5 स्टार से सीधा डाउजिंग की 8 स्टार की पीक पर पहुंच गए। कहते खतरनाक स्पीड है तुम्हारी तो। और जब ये गेस्ट टर्न और बांकी के नॉर्मल एडिटर भी सुनते तो उनके तोते उड़ जाते हैं और बोलते जूनियर सेक्ट लीडर तो बड़ी खतरनाक आदमी निकले यार, ये कल का पैदा हुआ लड़का डाउजिंग 8 स्टार की पीक पर है, वेरी डेंजरस वेरी डेंजरस। लेकिन वहीं पे जो जियान तो थोड़ा सा शर्मा जाता और बोलता वो तो किस्मत बहरवान और मेरा जैसा गधा हो गया पहलवान। किसन के मास्टर के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती और वो जियान से बोलते कि चलो यहाँ से चलते हैं, एकांत में चल के बात करते हैं। सुन के जियान भी उनके पीछे पीछे जाने लगता मगर वो आसपास लिटिल ट्री डॉक्टर और अपने बाकी के दोस्तों के और को सेंस करने लगता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं तो वो काफी हैरान हो जाता और मास्टर से बोलता है कि अभी के लिए मेरे दोस्त यहाँ पर नहीं आए। ये सुन के मास्टर बोलते कि ऐसा नहीं है, वो लोग आ चुके हैं लेकिन किसी इमरजेंसी की वजह से उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। ये सुन के तो जियान काफी हैरान हो जाता और वो तो कैसी इमरजेंसी। ये सुन के मास्टर बोलते कि उसी इमरजेंसी की वजह से मैं काफी लंबे टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और जब मुझे पता चला कि तुम्हारे आने में टाइम है तो फिर मैंने तुम्हारे सभी दोस्तों को वापस भेज दिया जीमा एम्पायर। और जैसे ये वर्ड जियान की कानून पढ़ते तो जियान एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है कि यान अलायंस के अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। ये सुन के मास्टर बोलता है यान अलायंस के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थर्न वेस्ट रीजन के अंदर आ चुकी है। ये सुन के जियान की जो टेंशन होती है वो काफी बढ़ जाती है क्योंकि जो जीमा एम्पायर वो इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं जितना सेंट्रल प्लेन है, लेकिन वहाँ पे काफी सारी अलायंस और सेक्ट है जिस वजह से उनकी भी जो हमेशा लगी तेरी चलती रहती है। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं जो पूरे जीमा एम्पायर को डोमिनेट कर पाएगी या फिर उसके ऊपर कब्जा कर पाए। तभी जो मास्टर होते बोलते कि तुमने बिल्कुल सही बोला, क्या महीने पहले नॉर्थ रीजन के अंदर ऐसा कोई भी था जो जीमा एम्पायर को टक्कर दे पाए और बीटीटीएस की रानी के सामने खड़ा हो पाए। लेकिन अचानक ही वहाँ पे एक सेक्शन बनता है जिसका नाम होता है लॉ एंड परफॉर्मेंस जो कि 6 महीने के अंदर ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और उसके अंदर जितने वॉरियर वो काफी ज्यादा खूंखार है। इस वजह से उन्होंने चाहता हमला करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने काफी हद तक नॉर्दर्न वेस्ट रीजन को कब्जा लिया। ये सब सुन किचन थोड़ा सा और भी हैरान हो जाता और बोलता क्या वो सच में इतना पावरफुल है। मैं जितना उस एरिया के बारे में जानता हूँ वहाँ पे ज्यादा पावरफुल लोग तो नहीं है ऐसे कि सेंट एंड पेन के अंदर होते हैं, हालांकि निकल जाएंगे कुछ डाउजिंग लेवल के वॉरियर, मगर इतना कोई पावरफुल हो कि मेरे जीमा एम्पायर पे हमला कर दे ऐसे के बारे में तो मैंने नहीं सुना है। इस उनके मास्टर हमें नोट करते और बोलते कि तुमने बिल्कुल सही बोला और ये बात लॉ एंड परफॉर्मेंस के दो सच में काफी पावरफुल रहा है हमेशा से, लेकिन इतना नहीं कि बीजीटीएस की रानी के सामने टिक पाए जबकि उसके साथ चलती फिरती कुकिन और देसी दारू प्लस अपनी आंखों पे नचाने वाली सपेरिन, इन चारों की इतनी स्ट्रेंथ के पूरे नॉर्दर्न रीजन को कब्जा सकते हैं। लेकिन पता नहीं लॉ एंड परफॉर्मेंस तो अचानक ही क्या हो गया, उसकी स्ट्रेंथ सडनली काफी बढ़ गई और ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि सडनली कुछ ऐसे वही आ गए जो कि उनकी मदद कर रहे हैं जो कि काफी ज्यादा खूंखार है। ये सुन के जान बोलता क्या कोई सेंटर पेन की सेक्शन है जो कि अभी भी उनकी मदद कर रही है। लेकिन तभी जान की दिमाग में कुछ आता और वो तुरंत ही देखता मास्टर की तरफ, तो मास्टर भी जान की तरफ देख के और बोलते कि तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मुझे सूत्रों से पता चला कि लॉ एंड परफॉर्मेंस एक्ट के अंदर काफी बार वुल्फ सोल के लोग देखे गए हैं। लेकिन तभी जान बोलता कि जो वुल्फ सोल वो तो काफी स्ट्रॉन्ग है, इस पर वो नॉर्थ रीजन के अंदर क्या करवाए जाकर वहाँ पे ऐसा तो कुछ भी काम का नहीं उनके लिए, वहाँ पे सिर्फ कमजोर लोग रहते हैं। सुन के मास्टर बोलते कि ये तो उनके लिए काफी काम की चीज है क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को सोल कलेक्ट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अगर वो सेंटर पेन के अंदर किसी के ऊपर हमला करते हैं तो उनकी घोड़े लड़ने की काफी हद तक चांसेस है क्योंकि ये सभी सेक्शन है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस वजह से वुल्फ सोल के सामने कब उनका बाप आके खड़ा हो जाए क्या पता, इसलिए सोल बॉडीज को कलेक्ट करने के लिए नॉर्थ रीजन उनके लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि जैसी वुल्फ सोल की स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ही आसानी से पूरे रीजन को डोमिनेट कर सकते हैं, जैसा चाहेंगे वो वैसा वहाँ पे आता रख सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता उनको। ये सुन के तो जियान परेशान हो जाता और बोलता कि आखिर वुल्फ सोल इतना बाबला क्या हो गया है, पहले तो चुपचाप से सोलो को कलेक्ट करते थे मगर आप तो एकदम सरेआम उतर आए ये लोग। मगर इसका जवाब तो मास्टर को भी नहीं पता होता है, इस वजह से बोलते कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन जब वुल्फ सोल ने मुझे कैद कर लिया तब वो चाहते थे कि मैं उनके सेक्शन को ज्वाइन कर लूं क्योंकि उनको मेरे एल्केमिस्ट स्किल की जरूरत थी। इस वजह से जो वुल्फ सोल का चीफ है
वो चाहता था कि मैं एक 9 टियर की पिल को डिफाइन करूँ उसके लिए। अब उसे इतनी हाई टियर की पिल क्यों चाहिए थी इसके बारे में तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। इस उनकी जान भी हमें नोट कर देता क्योंकि उसे भी इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर उन लोग से इतनी सारी स्मॉल बोर्ड इसको क्यों कलेक्ट करता है। और ये मास्टर बताते कि नॉर्दर्न रीजन के अंदर यान अलायंस की टक्कर का कोई भी नहीं है क्योंकि जो क्यून मेडुसा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से लॉ एंड परफॉर्मेंस तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। मगर दिक्कत है वुल्फ सोल क्योंकि उन्हीं की वजह से जब उन्होंने हमला किया था यान अलायंस के ऊपर उन्होंने यान अलायंस को पीछे ढकेल दिया। और जब ये बात मुझे पता चली तो फिर मैंने लिटिल फी डॉक्टर और ट्यानवा जुनजे और क्विंगली को भेज दिया। ये सब सुन के जो जियानो तो काफी दब गुस्से में आ जाता और बोलता है वुल्फ सोल बस नहीं आ रहा है, ये मेरे लिए बस मुसीबत पे मुसीबत खड़ी करता जा रहा है। लेकिन तभी मास्टर बताते कि मैंने इनके साथ और भी काफी सारे बॉय को भेजा है मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी नहीं है। ये सुन के जो जियानो तो वो हमें नोट कर देता और बोलता कि मुझे भी वहाँ पे अब जाना ही पड़ेगा और मैं यहाँ पे ऐसे यहाँ पे हाथ रख के नहीं बैठा रह सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरी क्यून मेडुसा और मेरे दोनों भाई हैं। इस वजह से अब टाइम आ चुका है वहाँ पे एयरलाइंस के लीडर का अपेयर होने का।